हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज 23 जनवरी 2026 है और आज का दिन बहुत ही शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि आज वसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है। तो सभी मेरे साथियों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि आप जिस चीज की तैयारी करते हैं वह आपका निकल जाए, पूर्ण हो जाए, आप अपने सपनों को प्राप्त कर लें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरे साथियों, आज हम अनुसूची या शेड्यूल को पढ़ेंगे। यह मुख्यतः भारतीय संविधान का एक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रत्येक एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। तो आज हम लोग दो काम करेंगे, एक तो अनुसूची को पढ़ेंगे भी और अनुसूची से संबंधित हमारे पेपर में यानी यूपीएसआई में जो भी प्रश्न बन सकता है अनुसूची से और जितने प्रकार के बन सकते हैं इस टॉपिक से, उन सभी प्रकारों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस समय यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो 12 हो गया है, यानी 4 अनुसूची बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहले आइए इसके कुछ पॉइंट को लिखते हैं और इसके बाद जो 12 अनुसूची है और 12 अनुसूचियों में किसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए एक एक पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट कि मूल संविधान में कुल अनुसूची कितनी थी, तो 8। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, लिखिएगा। मूल संविधान में मूल संविधान में संविधान में कुल अनुसूची कुल अनुसूची अनुसूची 8 थे। 8 थी। कितनी थी? 8 थी मेरे साथियों। शेड्यूल कितने थे? 8 थे। देखिए, अनुसूची को शेड्यूल भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अनुसूची को सूची भी कहा जा सकता है, इंग्लिश में इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे एक सूची होता है, वही सूची संविधान में अनुसूची कहलाता है। तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, लिख लीजिएगा। वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में कुल 12 कुल अनुसूची कुल अनुसूची 12 है। कितना है? 12 है। यह ध्यान में रखिएगा। यदि मूल संविधान में पूछे कि मूल संविधान में कुल अनुसूची कितना था, तो 8 था, और वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो 12 है। अब आइए देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है, प्रत्येक जो 1 से लेकर 12 तक जो अनुसूची है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, अब उसको देखेंगे। तो आइए प्रथम अनुसूची को देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में किसका प्रावधान है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची मेरे साथियों इसमें क्या है, तो इसमें उल्लेखित है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं का वर्णन है। यदि प्रश्न बनता है कि किस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं का वर्णन है, तो आप क्या ट्रिक करेंगे? प्रथम अनुसूची को ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं कि इसमें क्या है। लिखिएगा, इसमें 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश के नाम के नाम के नाम और सीमाओं का वर्णन है, सीमाओं का वर्णन है। मेरे साथियों, यदि आपको दिक्कत हो रहा होगा कि सर बहुत धीमे धीमे लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्पीड जाके सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, 1.5 कर लीजिए, बढ़ जाएगा, मैं तेज बोलने लगूंगा, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है। क्या किया गया इसमें, उनके नाम, मतलब जो 28 राज्य के क्या क्या नाम है, ठीक है, और उनकी सीमा कितनी है और किन राज्यों से लगती है, उनका वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो प्रथम अनुसूची में मिलता है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर, तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, अनुसूची इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख। यदि आपसे एक प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप क्या बताएंगे, दूसरी अनुसूची। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। इसमें इसमें वेतन, इसमें वेतन, भत्ते, भत्ते और पेंशन का, पेंशन का उल्लेख है, पेंशन का उल्लेख है, उल्लेख है। तो किस अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, तो दूसरी अनुसूची में। लेकिन मेरे साथियों इसमें कुछ पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिसे दूसरी अनुसूची के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन दिया जाता है। सभी पदाधिकारियों को नहीं दिया जाता है, कुछ खास पदाधिकारी हैं, उन्हें वेतन, भत्ते दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को या इनमें से किसे दूसरी अनुसूची के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन नहीं दिया जाता है, तब वहां पे फंस जाएंगे। तो कुछ नहीं, 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें दूसरी अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन दिए जाते हैं। आइए लिख लेते हैं और चुटकियों में याद हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। तो आइए लिखते हैं, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। मेरे साथियों पहले पे हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। कौन हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। तो लिख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरे पे मेरे साथियों हैं प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल। यह हमारे दूसरे पदाधिकारी हैं, प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्यों के, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल। तीसरे पदाधिकारी हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष। चौथे पदाधिकारी हैं राज्यसभा के सभापति, राज्य
सभा के सभापति सभापति एवं उपसभापति एवं उपसभापति सभापति। पांचवें पदाधिकारी हैं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष। छठवें पदाधिकारी हैं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति सातवें पदाधिकारी हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आठवें पदाधिकारी हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और नौवें पदाधिकारी हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। ये 9 पदाधिकारी हैं जिन्हें दूसरी अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। देखिए कठिन नहीं है मेरे साथियों। देखिए कैसे लर्न करना है, लर्न करने का तरीका बता दे रहा हूं आपको। पहले तो 9 पदाधिकारी हैं, यह ध्यान में रखिएगा। और दो तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। पहला भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार देखिए प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल। तो आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो देखिए 2 तो वैसे ही हो जाएंगे कि एक भारत का प्रथम नागरिक और एक प्रत्येक राज्यों का प्रथम नागरिक। 2 याद हो गए। तीसरा लर्न करिए लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो लोकसभा का जो सभी बैठक का अध्यक्षता करता है कौन करता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष जब तबीयत खराब हो जाए तो कौन करता है? उपाध्यक्ष। तो यह तो हुआ एक सदन। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा में सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। और सभापति नहीं रहे तो उपसभापति। हो गया। तो जो बैठक की अध्यक्षता करता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसको दिया जाता है। उसी प्रकार लोकसभा का छोटा भाई राज्य में विधानसभा होता है। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, है ना। तो लोकसभा का छोटा भाई विधानसभा राज्य में होता है, ठीक है। तो देखिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधान परिषद राज्यसभा का छोटा भाई है, तो यहाँ पे सभापति एवं उपसभापति। देखिए यहाँ पे भी राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। तो 4 तो ऐसे लर्न हो गए और 2 ऐसे लर्न हो गए। कितना हुआ? 4 2 6। अब आते हैं 7वें पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का छोटा भाई कौन सा है? उच्च न्यायालय। तो 7 और 1 8, कितना हो गया?
8 हो गया ना। और एक लास्ट पदाधिकारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो जिसे कैग कहते हैं। तो यह 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें दूसरी अनुसूची के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। चलते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। और तीसरी अनुसूची क्या है, किसका प्रावधान किया गया उसमें? तो मेरे साथियों, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए पहले हेडिंग डाल लें। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, अनुसूची। आइए लिखते हैं इसको। इसमें इसमें शपथ का प्रावधान है, प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। यह सबसे आपका मोस्ट हो जाएगा कि तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। ठीक है। लेकिन इसमें भी 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। और वहां से यदि आपका प्रश्न बन जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा यार कि इतना तो पढ़े लेकिन 9 पदाधिकारी को पढ़ लिए होते तो मेरा एक प्रश्न सही हो जाता। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि 9 पदाधिकारी कौन से हैं। वह भी इजी है, तुरंत लर्न हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में लर्न हो जाएगा। 2 बार रिपीट करिएगा तुरंत लर्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। पहले देखिए, पहले तो संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, जितने भी संघ के मंत्री होते हैं, ठीक है, वह लेते हैं। दूसरे पदाधिकारी हैं राज्य के मंत्री, मतलब राज्य विधानमंडल के मंत्री। लिख लीजिएगा, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल मंडल के मंत्री, के मंत्री। तीसरा पदाधिकारी संसद के सदस्य, यानी संसद के सदस्य का मतलब क्या बात कर रहा है? यहां पे लोकसभा की बात कर रहा है और राज्यसभा का भी बात कर रहा है। तो लिख लीजिएगा, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। चौथा पदाधिकारी लिखिएगा राज्य विधानमंडल के सदस्य, यानी विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहा है राज्यों में। लिखिएगा राज्य विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य, परिषद के सदस्य, सदस्य। अब आते हैं पांचवें पदाधिकारी पे। पांचवा पदाधिकारी है संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, चुनावों के प्रत्याशी, संसद के चुनावों के प्रत्याशी। छठवें पदाधिकारी लिखिएगा राज्य विधानमंडल के, राज्य विधान मंडल के, मंडल के चुनावों के प्रत्याशी, चुनावों के प्रत्याशी। सातवां प्रत्याशी पदाधिकारी का नाम लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश।
8वें पदाधिकारी का नाम लिखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और 9वां और लास्ट पदाधिकारी हो जाएंगे कैग, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मेरे साथियों, यह बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को संतुष्ट रख के याद करिए, गड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ा के कोई काम नहीं होता है, ठीक है। याद कैसे करना है, बस वह ध्यान रखिए कि इसको याद कैसे करें, कैसे जहन में, माइंड में सेटअप करें। कैसे मैं सेटअप किया हूं वह मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए कैसे। पहले संघ के मंत्री, तो एक छोटा भाई लर्न कर लीजिए, एक बड़ा भाई, मतलब एक केंद्र और एक राज्य। संघ के मंत्री बड़ा भाई, तो राज्य का मंत्री क्या हो जाएगा, राज्य के मंत्री। और राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद होता है उसे ही राज्य विधानमंडल कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल के मंत्री, ठीक है। संघ के मंत्री, राज्य विधानमंडल के मंत्री, दो लन हो गया, पेयर में लन कर लीजिए, दो दो करके। संघ के मंत्री, राज्य विधानमंडल के मंत्री हो गया। संसद के सदस्य, तो किसके सदस्य हो जाएंगे, संसद क्या है, बड़ा भाई, तो छोटा भाई राज्य विधानमंडल के सदस्य, दो ऐसे लन हो गए, चार हो गया। संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य। संसद के चुनाव के प्रत्याशी, तो अब यह बड़ा भाई है संसद, छोटा भाई राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, दो यहां पे पेयर हो गए, एक पेयर, दो, दो पेयर, चार हो गया, या तीन पेयर, छह हो गया ना, दो दो पेयर करके छह हो गया, इसको भी लाइन कर लीजिए। सातवां और आठवां पेयर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का छोटा भाई उच्च न्यायालय, दो पेयर हो, यह हो गया, कितने हो गए, 8। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लास्ट में बचा गौ कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यह ध्यान देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऊपर भी है नीचे भी है, कैग ऊपर भी है नीचे भी है, यानी दूसरी अनुसूची में भी है और तीसरी अनुसूची में भी पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यह तो हुआ तीसरी अनुसूची। अब आते हैं चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची में मेरे साथियों, जो प्रत्येक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें प्रत्येक राज्य को कितना राज्यसभा का सीट दिया गया है। जो 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको राज्यसभा का कितना सीट दिया गया है या नहीं दिया गया है, उनका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, चौथी अनुसूची को भी लिखिएगा। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची लिखिएगा। इसमें प्रत्येक राज्य, इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों के आवंटन मतलब बांटना, आवंटन का प्रावधान है। किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में। क्या है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में
राज्यसभा के, ठीक है ना, राज्यसभा के कितने सीट दिया गया है उसका आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य को राज्यसभा का कितना सीट प्राप्त है, मध्य प्रदेश राज्य को कितना सीट प्राप्त है, बिहार राज्य को कितना है, तमिलनाडु राज्य को कितना है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको कितना सीट दिया गया है, राज्यसभा का आवंटन कितना कितना किया गया है, उनका प्रावधान किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है मेरे साथियों? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है ना, किसका? प्रशासन का और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। यानी आप सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें एससी तथा एसटी के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आइए लिख लेते हैं पांचवी अनुसूची थोड़ा देने। पांचवी अनुसूची इसमें एससी और एससी का मतलब अनुसूचित जाति, पूरा लिख दे रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है कि एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। चौथी में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? शपथ का प्रावधान है, ठीक है। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ते का प्रावधान है, ठीक है। तो लर्न ऐसे करते रहिएगा। आइए इसको मिटा देते हैं, तब चलते हैं छठवीं अनुसूची की तरफ। छठवीं अनुसूची में क्या है मेरे साथियों? तो छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें प्रशासन का प्रावधान है। जो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है मेरे साथियों, यह पूर्वोत्तर राज्य के राज्य हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में आपका पूर्वोत्तर पहाड़ी के तहत बहुत ही जंगल है। और जंगल में जानते हैं, जो जंगल में कई वर्षों तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, उसे हम जनजाति कहते हैं। तो असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में बहुत सारे जनजाति हैं, ठीक है। तो उन्हीं जनजातियों के लिए प्रशासन का प्रावधान आपका छठवीं अनुसूची में किया गया है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रावधान छठवीं अनुसूची में किया गया है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह लर्न कर लीजिएगा 4 राज्य। यह 4 राज्य यदि आपको लर्न रहेगा तो छठवीं अनुसूची से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए लिख लेते हैं छठवीं अनुसूची। लिखिएगा छठवीं
अनुसूची, छठवीं अनुसूची। लिखिएगा इसमें 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 असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम, राज्यों में, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान है, प्रशासन का प्रावधान है, तो छठवीं अनुसूची में क्या है मेरे साथियों, 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र है उसमें प्रशासन का प्रावधान है। और 4 राज्य कौन सा है, पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। और क्या है, यह राज्य है। और इसमें क्या किया गया है, जो जनजाति क्षेत्र है उसमें क्या है, प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो 4 राज्यों के लिए जो जनजाति क्षेत्र है प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, छठवीं अनुसूची में। अब आते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो मेरे साथियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची 4 है, ठीक है। मोस्टली यदि हम देखें तो 4 सूची मिलता है। पहला संघ सूची, जिसपे कानून बनाने का पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को होता है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है, राज्य को भी होता है। एक होता है अवशिष्ट सूची, यानी वैसा सूची जो किसी भी सूची में कोई भी विषय उल्लेखित नहीं है तो उसे अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है, ठीक है। यानी उस पे कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः मेरे साथियों केंद्र सरकार को होता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें 3 सूचियों को पढ़ना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जब मूल संविधान बना था तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे, समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे, उनको भी देखे देंगे। और वर्तमान में इन तीनों सूचियों में कितने विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य कानून बना सकती है और केंद्र राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो आइए लिखते हैं 7वीं अनुसूची को। हेडिंग बना लेते हैं 7वीं अनुसूची, लिखिएगा आप भी साथ में। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख्य है, ठीक है। मतलब इसमें है क्या कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं,
उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे, समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे, और वर्तमान में इन तीनों सूचियों में क्या बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है, उसको भी देखेंगे। तो कॉलम बना लेते हैं। पहले लिखते हैं मूल संविधान, मूल संविधान, संविधान, और दूसरा वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान। और सूची का भी यहां पे जिक्र कर देते हैं। पहला है संघ सूची। संघ सूची का मतलब वैसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, ठीक है। दूसरा सूची राज्य सूची लिख देते हैं, राज्य सूची, वैसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, वे सभी विषय जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, वे विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है। तो आइए पहले संघ सूची में देख लेते हैं कि संघ सूची में मूल संविधान में कुल कितने विषय रखे गए थे। तो मेरे साथियों, मूल संविधान की बात करें तो संघ सूची में 97 विषय रखे गए थे, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल 98 विषय हैं, ठीक है। लर्न आराम से हो जाएगा, इजी तरीके से हो जाएगा। संघ सूची में मूल संविधान में 97 और वर्तमान में 98 है। राज्य सूची की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सूची में मेरे साथियों मूल संविधान में 66 विषय रखे गए थे। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं, ठीक है, यानी घट गया है, ठीक है। अब आते हैं समवर्ती सूची की तरफ। समवर्ती सूची में मेरे साथियों मूल संविधान में 47 विषय रखे गए थे, और वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं, यानी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो 98 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को संघ सरकार को है, यानी केंद्र सरकार को है। 59 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। 52 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। यह विषय लर्न होना काफी जरूरी है, यह मैं अलग से इसको पढ़ाऊंगा। जैसे यहां से प्रश्न कैसे बनता है, पूछ देगा कि बंदरगाह किस सूची का विषय है, ठीक है। कब्र, कब्र किस सूची का विषय है। स्टाम्प जो पेपर होता है वह किस सूची का विषय है। बैंक किस सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है। विवाह किस सूची का विषय है। जो आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं यानी पुलिस किस सूची का विषय है। एसएससी जीडी जो है किस सूची का विषय है। तो विषय सबका अलग अलग है मेरे साथियों, कोई समवर्ती सूची में है, कोई राज्य सूची में है, कोई संघ सूची में है। मेला भी पूछता है, मेला किस सूची का विषय है, शराब किस सूची का विषय है। तो सूचियों से भी प्रश्न बनता है, और इसमें से सबसे खास पूछा गया है पंचायत, पंचायत किस सूची का विषय है। तो मेरे साथियों पंचायत राज्य सूची का विषय है, अर्थात उस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता है, कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो सूचियों से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन अलग से क्लास लेके मैं उसको सूचियों को एक जगह इकट्ठा करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, और मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें, वर्तमान संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। लेकिन उसमें से भी आपका इंग्लिश और भोजपुरी को, अंग्रेजी को कहिए और भोजपुरी को कहिए, ये दोनों भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। यहां से भी प्रश्न आपका पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो किसका नहीं किया गया है, अंग्रेजी का नहीं किया गया है और भोजपुरी को नहीं किया गया है। तो आइए लिख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, और जो 28 आपके
22 जो भाषा है वह कौन कौन से इसमें शामिल है उनको भी देखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। मैं प्रश्न जब करवाऊंगा मेरे साथियों तो बता दूंगा कि कैसे प्रश्न यहां से बनता है, तो उसका उससे निश्चिंत रहिए कि कैसे प्रश्न पूछेगा। आप तो गड़बड़ बता रहे हैं, वहां से प्रश्न नहीं आ सकता है, आ सकता है, कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, उसको उसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, 8वीं अनुसूची, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट बन सकता है। तो लिखिएगा इसमें, इसमें भाषाओं का वर्णन है, भाषाओं, भाषाओं का वर्णन है, वर्णन है। ठीक है, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मूल संविधान में, मूल संविधान में, संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। यानी पूछ दे कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे 14 भाषा। लेकिन वर्तमान में इसमें बढ़ गया है, बढ़ोतरी हो गया है, कितना हुआ है आपका, तो 22 हो गए हैं टोटल, 14 से कितने हो गए हैं 22। तो लिख लेते हैं वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में कुल भाषाओं की, कुल भाषा, कुल भाषाएं 22 हो गई हैं, 22 हो गई हैं। तो इसमें बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, हो गई हैं। तो मूल संविधान में कितने भाषा, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्तमान पूछे कि 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 22 है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो भाषाओं का वर्णन है। यही कई बार पूछ देता है कि 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो भाषाओं का प्रावधान है। तो इतने से तो काम तो बनेगा नहीं मेरे साथियों, हमें 14 भाषा भी जानना है और बाद में जो जोड़े गए थे, ठीक है, उनको भी जानना है कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो पहले हम 14 भाषा देखेंगे, उसके बाद 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20 और 21 और 22 जो भाषा जोड़ा गया था उसको भी देखेंगे। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं, 14 मूल संविधान की भाषा, मूल संविधान की भाषा, संविधान की भाषा। मेरे साथियों इजी तरीके से लर्न हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी तरीके से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और लर्न करने का तरीका भी बता दूंगा। पहला देखिए असमिया, पहला भाषा कौन है, असमिया, पहला है असमिया, इसको लर्न कर लीजिएगा। पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन है, असमिया है। आप यह तीनों पॉइंट लर्न करके भी यहाँ पे गलत कर सकते हैं। यह पूछा हुआ प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया पहला भाषा कौन सा है, तो असमिया है। ठीक है, दूसरा है बंगाली। ठीक है, बंगाली, बंगाली, बंगाली। ठीक है, बंगाली है, या बंगला कह सकते हैं, बंगाली की जगह बंगला कर लीजिए। ठीक है, यह नहीं कि ऊपर असमिया है तो नीचे बंगलनिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बंगला, असमिया, बंगला। तीसरे पे लिख लीजिएगा गुजराती, गुजराती, गुजराती। कैसे लर्न करना है मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, चौथे पे लिख लीजिएगा हिंदी, हिंदी। पांचवें पे लिखिएगा संस्कृत, संस्कृत, पांचवें पे संस्कृत। छठवें पे लिख लीजिएगा उर्दू, उर्दू। ठीक है, तो 6 भाषा कौन है, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। नेक्स्ट देखते हैं सातवां, सातवें पे लिखिएगा तमिल, तमिल। आठवें पे लिखिएगा तेलुगु, तेलुगु।
9वें पे लिखिएगा मलयालम, मलयालम। 10वें पे लिखिएगा कन्नड़, कन्नड़। 11वें पे लिखिएगा कश्मीरी, कश्मीरी। 11वें पे। 12वें पे लिखिएगा पंजाबी, पंजाबी। 13वें पे लिखिएगा मराठी। 14वें पे लिखिएगा ओडिशी, 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 ओडिशी। ठीक है, ओडिशी हो जाएगा। तो यह तो हुआ 14 भाषा जो मूल संविधान में है। लर्न कैसे करना है वह देखिए। मैंने कैसे लर्न किया हुआ बता रहा हूं। देखिए, पहले यह 6 लर्न करिए। कैसे लर्न करना यह बता रहा हूं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। ठीक है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है। हिंदी, संस्कृत से क्या निकला है? हिंदी निकला है। संस्कृत से उर्दू भी निकला है, इसलिए इसको बीच में रखा हूं। ठीक है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। इसको देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है। और यह राज्यों, देखिए सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर टॉप पे कौन है? कश्मीरी है। उसके नीचे देखेंगे पंजाबी। उसके नीचे देखेंगे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी। पंजाब में पंजाबी। कश्मीर में कश्मीरी। और सबसे नीचे दक्षिणी साइड में एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है ओडिशी, तो नीचे लिख दिया हूं। 14 भाषा हो गए। ठीक है। अब आते हैं जो 14 भाषा के अतिरिक्त जो भाषा जोड़े गए थे उनको देखते हैं। तो मेरे साथियों, यह तो मूल संविधान में थे। जब भी जो भाषा बाद में जोड़ा गया हो तो संविधान में क्या करना पड़ा होगा? संशोधन। तो आइए देखते हैं। मेरे साथियों, सिंधी भाषा जोड़ा गया था और सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया था, लेकिन एक संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। आइए लिखते हैं। 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, 67 के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था। भाषा जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, तो सिंधी भाषा चौथा भाषा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 71वें संविधान संशोधन 71 अमेंडमेंट, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 92 के तहत कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी भाषा जोड़ा गया था। भाषा जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सिंधी कौथी भाषा थी? आपका 15वीं। और यह कोकड़ी कौन सी हो जाएगी? 16वीं हो जाएगी, 16वीं। नेपाली 17वीं और मणिपुरी 18वीं हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरे साथियों, एक और संशोधन किया गया था, 92वें संविधान संशोधन, और उसके तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो आइए लिख लेते हैं उसको भी।
92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के तहत, 3 के तहत संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहां तक हुआ, मणिपुरी तक 18 हुआ, संथाली 19वां भाषा, मैथिली 20वां भाषा हो जाएगा, डोगरी 21वां भाषा और बोडो 22वां भाषा। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। ठीक है, मूल संविधान के 14 भाषा कौन कौन से हैं? असमिया, बंगला, ठीक है, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, ओडिसी, 14 भाषा। और ये जो आपके 3 संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, यह भाषा कुल मिलाकर 22 भाषा हो गए। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि इसमें अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसमें यानी 8वीं अनुसूची में इसमें अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, किया गया है। ध्यान रखिएगा यह लाइन, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो हमारी 2 भाषा है, भाषा तो कई है लेकिन मोस्टली यह 2 भाषा से प्रश्न बन जाता है, अंग्रेजी और भोजपुरी से। ठीक है, अब चलते हैं 9वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, 9वीं अनुसूची मेरे साथियों, यह मूल संविधान में नहीं था तो इसे बाद में जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और कहा जाता है कि इस अनुसूची में जो भी विषय रख दिए जाते थे उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो इसमें कुल 282 कानूनों को रख दिया गया था। बहुत दिक्कत होने लगी कि भाई कोई भी सरकार उठता था तो कोई भी कानून जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, वह सभी कानून उठाकर 8वीं अनुसूची में रख देता था। अब इससे न्यायालय को भी दिक्कत होने लगा, कहने लगा कि यार यह कौन सी बात हुई, जनता सोच रही है कि मैं इसको न्यायालय में चुनौती दूं और आप सरकार क्या कर रही है कि इस कानून को उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दे रही है, और 9वीं अनुसूची का मतलब है कि न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तब क्या हुआ, एक केस आया, वामन राव केस 1981 में। ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी केशवानंद भारती केस के दिन का डेट है, के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं उन सभी कानूनों का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें 2 मोस्टली ऐसे कानून हैं जो आपके पेपर में आता है। पहला भूमि सुधार मामला, दूसरा जमींदारी उन्मूलन।
जैसे कानून इसी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो मेरे साथियों मैं पहले इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम बचेगा। इसको मिटाकर तब हम 9वीं अनुसूची देखेंगे, इसके बाद 10वीं अनुसूची की तरफ चलेंगे। मेरे साथियों थोड़ा सा लिखने में समय ज्यादा ले लेते हैं, तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल के सेटिंग में जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं, जैसे हमें सुनना चाहते हैं वैसे हमें सुन सकते हैं। आप स्पीड में भी सुन सकते हैं, आप स्लोली स्लोली भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो लिखते समय आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा कर करिए, और जब मैं समझाऊं तो उस समय 1 कर लीजिएगा। नॉर्मल जो स्पीड है उसको रखिए, इससे आप समझ भी सकते हैं और जल्दी जल्दी आप लिख भी लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे लिखने में दिक्कत होता है, हाथ उतना चलता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं 9वीं अनुसूची के तरफ, क्योंकि आज हमें इसका प्रश्न भी करना है। कितना बढ़िया है, आप एक टॉपिक भी कंप्लीट कर ले रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी देख लेंगे। चलिए आते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। पहले हेडिंग बना ले, 9वीं 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची लिखिएगा। इसे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है, मतलब इस अनुसूची में जो भी विषय शामिल किया गया था उस विषय को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते थे। ठीक है, लिखिएगा। इसमें कुल 282 विषय को शामिल किया गया था, गया था। ठीक है, तो कितने विषय थे? 282। नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जैसे विषय शामिल थे। शामिल थे। मेरे साथियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
पूछ लेता है कि भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है, तो 9वीं अनुसूची। जमींदारी उन्मूलन का संबंध किस अनुसूची से है, तो 9वीं अनुसूची से है। ठीक है, यही मोस्टली दो प्रश्न बनता है, एक भूमि सुधार से बनता है मोस्टली, और दूसरा जमींदारी उन्मूलन से बन जाता है प्रश्न। ठीक है, यह लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बस थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं, पूरा डिटेल से नहीं लिखवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, कौन सा केस था? वामन राव केस। वामन राव केस, यह केस किस सन में था? 1981। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वामन राव केस 1981 में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, ये भी डेट लिख लीजिएगा, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, मतलब केशवानंद भारती केस का जो डिसीजन आया था इसी डेट को आया था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। के बाद कोई भी विषय यदि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया होगा तो उस विषय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह पूरा लाइन है 9वीं अनुसूची का। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो मेरे साथियों, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। दल बदल एक टॉपिक है, छोटा ही सा टॉपिक है। दल बदल का मतलब है कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, कितना, मतलब आधा जा सकते हैं, या एक विधायक निकल के जा सकता है, या 2 विधायक जा सकता है, कितने जा सकते हैं, 2/3 जा सकते हैं, या आधा जा सकते हैं। इसी को दल बदल कर कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कभी अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन बस इतना इसमें समझ लीजिएगा कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन, और सन क्या था? 1985। एक बार इसमें संशोधन भी हुआ है 2003 में, और संशोधन था 91वां। ठीक है ना, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, अनुसूची लिखिएगा। इसमें दल बदल, दल बदल का प्रावधान है। इसमें दल बदल का प्रावधान है। इसे, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसे 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, 85 के तहत जोड़ा गया था, जोड़ा गया था, गया था। बाद में एक बार संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003, और 91वें संविधान संशोधन 2003 को दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा। बाद में 91वें संविधान, 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2003 किया गया, 3 किया गया, किया गया, जिसे, जिसे दल बदल, दल बदल विरोधी कानून कहा गया, विरोधी कानून कहा गया, कानून कहा गया। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची मेरे साथियों पंचायत का प्रावधान है, और इसे 73वें संविधान संशोधन 2092 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है ना, 2092 नहीं, 1992 के तहत जोड़ा गया था। और
पंचायत में मेरे साथियों कुल 29 विषय है, यानी ग्राम का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, सरपंच कहिए, ठीक है, वो 29 विषय पर कार्य कर सकता है। ग्राम पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और जो पंचायत है यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है। राज्य सूची, ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, कितने विषय होते हैं, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में क्या है, इन सभी से सवाल आ चुके हैं। तो 11वीं जो अनुसूची है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में, माइंड में बैठ जाना चाहिए कि 11वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है। लिख लेते हैं, लिखिएगा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो आइए लिखते हैं इसमें क्या क्या है, लिखिएगा। इसमें इसमें पंचायत का प्रावधान है, पंचायत का प्रावधान है, प्रावधान है। यह तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वां। तो लिख लीजिएगा, इसे 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया। लिखिएगा, इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29। इसमें कुल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, पंचायत का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो मेरे साथियों कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत दिवस। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस मेरे साथियों आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और पंचायत किस सूची का विषय है, पंचायत किस सूची का विषय, यह भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। पंचायत किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, मतलब संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है। तो मेरे साथियों पंचायत आपका राज्य सूची का विषय है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत किस सूची का विषय है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची कि सभी। तो उसमें से क्या टिक करेंगे, राज्य सूची। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। कुल पंचायत में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब आते हैं लास्ट अनुसूची पे, ठीक है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में मेरे साथियों नगर पालिका का प्रावधान है, ठीक है। और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और नगर पालिका में कुल विषयों की संख्या 18 है। यह 3 पॉइंट लर्न करना है। 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, नगर पालिका का। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कुल नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं, तो 18 हैं। यदि ये 3 पॉइंट लर्न हो तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए लिख लेते हैं, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची लिखिएगा। इसमें इसमें नगर पालिका, इसमें नगर पालिका का प्रावधान है, का प्रावधान है, प्रावधान है। दूसरा पॉइंट, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जोड़ा गया था।
विषय कुल कितने हैं? विषय, तो मेरे साथियों विषयों की कुल संख्या है 18। ठीक है, कितना है? 18। तो यह तो हुआ हमारा कुल 12 अनुसूची। अब आते हैं अनुसूची से संबंधित प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 9वीं अनुसूची, विकल्प बी 10वीं अनुसूची, विकल्प सी 11वीं अनुसूची, विकल्प डी 12वीं अनुसूची। तो मेरे साथियों अभी हम लोग पढ़े हैं कि पंचायत का प्रावधान 11वीं अनुसूची से है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या है? भूमि सुधार। क्या है मेरे साथियों? भूमि सुधार है। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन है। इसमें क्या है मेरे साथियों? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। दल बदल, दल बदल है। अभी हम 11वीं अनुसूची, तो हमारा सही जवाब है, यानी पंचायत का प्रावधान किस में है? 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें है नगर पालिका। नगर पालिका का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपका हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 6वीं अनुसूची, विकल्प बी 7वीं अनुसूची, विकल्प सी 8वीं अनुसूची, विकल्प डी 10वीं अनुसूची। तो मेरे साथियों दल बदल का जो प्रावधान है आपके हिसाब से क्या सही होने वाला है? सही बात है, आप जो बोल रहे हैं सही है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल का प्रावधान है और इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके जनजातियों के लिए प्रशासन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें साथियों भाषाओं का वर्णन है। क्या है? भाषाओं का वर्णन है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है? मेरे साथियों टाइप 1 का प्रश्न है, तो एक जैसा प्रश्न मिलेगा आपको। शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है? विकल्प देखिएगा, ए विकल्प 2री अनुसूची, विकल्प 3री अनुसूची, सी विकल्प 4थी अनुसूची, डी विकल्प आपका 5वीं अनुसूची। तो देखिए शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आपके हिसाब से क्या सही होने वाला है? शपथ किस अनुसूची में है? बिल्कुल सही है जवाब। आप जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। 3री अनुसूची में है। किसमें है? 3री अनुसूची में। तो 2री अनुसूची में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है वेतन। 4थी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिएगा, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 6वीं अनुसूची, विकल्प बी 7वीं अनुसूची, विकल्प सी 8वीं अनुसूची, विकल्प डी 9वीं अनुसूची। आपके हिसाब से क्या सही होने वाला है? भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? बिल्कुल सही जवाब आपका सी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा। वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषा हैं। ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या है? 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। 9वीं में क्या है? तो इसमें है जमींदारी प्रणाली के बारे में उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार मामले से संबंधित आपका उल्लेख है। अब आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, राज्य सभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है? ऑप्शन देखिएगा, 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 4थी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6वीं अनुसूची। तो मेरे साथियों कितना प्यारा सवाल है कि राज्यसभा के जो सीट है
वह कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश को कितना मिलेगा, वह किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब क्या होगा, किस अनुसूची में है? तो बिल्कुल सही जवाब आप बोल रहे हैं और इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो मेरे साथियों इसमें है शपथ का प्रावधान। अभी देखे हैं ना, अभी देखे हैं तीसरा क्वेश्चन। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान। पांचवी में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान। और इसमें क्या है? 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अब आते हैं छठवीं प्रश्न के तरफ। एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। अभी ऊपर बताया हूं, देख रहे हैं कि सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है, किसके मन में सबसे पहले आ रहा है। एससी और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन विकल्प ए चौथी अनुसूची, विकल्प बी पांचवी अनुसूची, विकल्प सी छठवीं अनुसूची, विकल्प डी सातवीं अनुसूची। तो एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में मेरे भाई? तो बिल्कुल सही जवाब यह हमारा हो जाएगा पांचवी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी एसटी के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में क्या है? 4 राज्यों के जनजाति जो है उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। सातवां प्रश्न देखते हैं, वेतन और भत्ते का प्रावधान किस अनुसूची में है? कितना प्यारा सवाल है। विकल्प ए पहली अनुसूची, विकल्प दो दूसरी अनुसूची, विकल्प सी तीसरी अनुसूची, विकल्प डी चौथी अनुसूची। आपके हिसाब से क्या होने वाला है इसका सही जवाब? तो वेतन और भत्ते का मेरे साथियों प्रावधान आपकी दूसरी अनुसूची में, यानी विकल्प बी हमारा सही जवाब है। विकल्प ए जो पहली अनुसूची में उसमें क्या है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम है और सीमाओं का वर्णन है वो पहली अनुसूची में है। दूसरी में क्या है? शपथ का प्रावधान है। ठीक है, आपका दूसरी अनुसूची में क्या है? तो आपका वेतन भत्ते हैं। तीसरी में क्या है? तो शपथ का प्रावधान है। चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है मेरे साथियों। ठीक है, आइए अब चलते हैं मेरे साथियों टाइप 2 प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? यानी सवाल पूछ रहा है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मेरे साथियों आप भी पढ़े हैं कि मूल संविधान में आपकी कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नौवां प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? ठीक है, विकल्प ए देखिएगा 8 अनुसूची, विकल्प बी 10 अनुसूची, विकल्प सी 12 अनुसूची, विकल्प डी 14 अनुसूची। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी यानी 12। वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न 10वां है, 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल थे? ठीक है, कुल कितने विषय शामिल थे? आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प ए 182, विकल्प बी 395, विकल्प सी 448, विकल्प डी 282। मेरे साथियों अभी हम लोग पढ़े हैं कि 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय सरकार रख दी थी जिसे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते थे। ठीक है, कुल कितने विषय थे? तो 282। कितने विषय थे मेरे साथियों? 282, यानी हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत में कुल कितने विषय शामिल हैं? कितना अच्छा सा सवाल है कि पंचायत में कुल कितने विषय शामिल हैं। यह 10वां प्रश्न था, यह हो जाएगा हमारा 11वां, यह हो जाएगा 12वां, यह हो जाएगा 13वां प्रश्न, यह हो जाएगा 14वां। क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। तो 11वां प्रश्न क्या है? पंचायत में कुल कितने विषय शामिल हैं, यह आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प ए देखिएगा 22 विषय, विकल्प बी 25 विषय, विकल्प सी 29 विषय, विकल्प डी 42 विषय।
तो मेरे साथियों, पंचायत का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वां जोड़ा गया था। कितने विषय थे? तो मेरे साथियों 29 विषय पंचायत में है। अर्थात ग्राम प्रधान कुल 29 विषय पे कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नगर पालिका में कुल कितने विषय शामिल हैं? यानी 12वीं अनुसूची की बात कर रहा है। ठीक है, किस अनुसूची की? 12वीं अनुसूची की। तो मेरे साथियों बताइए कि नगर पालिका कुल कितने विषयों पे कार्य करता है? विकल्प देखिएगा, ए विकल्प 15, बी विकल्प 17, सी विकल्प 18, डी विकल्प 21। नगर पालिका कुल कितने विषय पे कार्य करता है? बिल्कुल सही जवाब 18, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं शामिल थे? यह है 8वीं अनुसूची से सवाल कि मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं शामिल थे। विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 12, विकल्प बी 14, विकल्प सी 16, विकल्प डी 18। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को शामिल किया गया था? बिल्कुल एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 भाषा को शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? यानी 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है और वर्तमान की बात कर रहा है यह प्रश्न। तो विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 18, विकल्प बी 20, विकल्प सी 22, विकल्प डी 24। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? कुल कितने भाषा को शामिल किया गया है, यह प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हैं। सही जवाब क्या होगा? 22। ठीक है, मूल संविधान में 14 था, बाद में आपकी 8 भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार कुल कितने विषय भाषाएं हो गए? 22 भाषा हो गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब आते हैं मेरे साथियों अनुसूची में टाइप 3 प्रश्न की तरफ। चलिए 15वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कितना प्यारा सा सवाल है और ये टाइप 3 है। देखिए इस अनुसूची से ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, थोड़ा सा लेवल उच्च करते हम आ रहे हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, शपथ अनुसूची, 2 अनुसूची। ऑप्शन विकल्प 2 देखिएगा, पंचायत 11वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, राज्यसभा के सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची। मेरे साथियों इस प्रश्न को एकदम शांत दिमाग से सोच के करिए। देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है वह देखिए, उसके बाद इस प्रश्न पे एक्शन लीजिए। देखिए बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यानी शपथ क्या दूसरी अनुसूची में है, यह बात पूछ रहा है। विकल्प 1 में क्या है? शपथ का प्रावधान क्या दूसरी अनुसूची में है, यह बोल रहा है कि नहीं है? आप बताइए। है तो नहीं है। शपथ किस में है? तो 3 में है, तीसरी अनुसूची में है, यानी यह गलत है। ठीक है। विकल्प बी पंचायत क्या 11वीं अनुसूची में है? बिल्कुल है, यानी ये बी वाला जो विकल्प है यह सही है। विकल्प सी देखिएगा, दल बदल क्या 10वीं अनुसूची में है? बिल्कुल है, तो यह भी विकल्प क्या है? सही है। आइए विकल्प डी देखते हैं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या 4थी अनुसूची में है? तो बिल्कुल है, यानी हमारा यह सही यह भी है, यानी 3 सही है 1 गलत है। और प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हुए मैं अपना चश्मा पहन लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आंख से पानी आ रहा है। ठीक है, भूल गया था। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसी टाइप का प्रश्न यह भी है। टाइप 3 का प्रश्न देख लीजिएगा, एक जैसा सवाल है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसलिए मैं करवा रहा हूं कि जिस प्रकार का प्रश्न आए आप सक्षम हो प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। वेतन का प्रावधान क्या दूसरी अनुसूची में है?
वेतन भत्ते और पेंशन। तो बिल्कुल है मेरे साथियों, पढ़े हैं कि वेतन भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है, 9 पदाधिकारियों को दिया जाता है। नगर पालिका का क्या प्रावधान 12वीं अनुसूची में है? तो बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। एससी एसटी का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान क्या 6वीं अनुसूची में है? तो मेरे साथियों, एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान 6वीं में नहीं है, किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। इसलिए यह हमारा सी विकल्प क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। देखते हैं विकल्प डी, शक्तियों का विभाजन क्या 7वीं अनुसूची में है? तो बिल्कुल है, यानी हमारा यह भी सही विकल्प हो जाएगा। पूछा क्या है? नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसी प्रकार का प्रश्न है 17वां, देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। विकल्प ए, भाषा क्या 8वीं अनुसूची में है? तो बिल्कुल है। भूमि सुधार क्या 9वीं अनुसूची में है? तो मेरे साथियों, मैं पढ़ाया हूं कि भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे मामले भी 9वीं अनुसूची में रखा गया था, यानी मतलब ये भी है। पंचायत 12वीं अनुसूची में है? क्या है? तो नहीं है, क्योंकि पंचायत मेरे साथियों 11वीं अनुसूची में है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन गलत है, यह सुमेलित नहीं हो पा रहा है। वेतन का प्रावधान क्या दूसरी अनुसूची में है? तो बिल्कुल है, यानी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, यानी हमारा यह सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यह देखिएगा, यह भी है प्रश्न। भाषा, भाषा का प्रावधान क्या 10वीं अनुसूची में है? तो नहीं, ये किस अनुसूची में है? आपका 8वीं, यानी यह पहला ही गलत हो गया। अब आते हैं विकल्प बी, एससी एसटी का प्रशासन क्या 5वीं अनुसूची में है? तो बिल्कुल है, एकदम सही है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन क्या 4थी अनुसूची में है? तो बिल्कुल है, यानी ये भी सही है। विकल्प डी देखिएगा, शक्तियों का विभाजन क्या 7वीं अनुसूची में है? तो ये भी है आपका, यानी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आते हैं मेरे साथियों टाइप 4 की तरफ, और टाइप 4 में पहला सवाल है, पंचायत को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? कितना प्यारा सा सवाल है, और अनुसूची का ये टाइप 4 का प्रश्न है मेरे साथियों। देखिएगा, विकल्प ए है 42वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 44वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 72वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 73वां संविधान संशोधन। पहले देखिए किसकी बात कर रहा है? पंचायत की बात कर रहा है। तो मेरे साथियों, पंचायत 11वीं अनुसूची में है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत, और सन क्या था? 1992। तो हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए 42वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 44वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 48वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 52वां संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों, दल बदल की बात हो रहा है, तो दल बदल आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और सन क्या था? 1985। ठीक है, तो विकल्प हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। किस अनुसूची के तहत? किस से संशोधन के तहत? ठीक है, देखिएगा विकल्प, विकल्प ए 15वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 21वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 71वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 42वां संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया था, 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था?
ठीक है, 12वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 42 विकल्प ए देखिएगा 42वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 44वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 73वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 74वां संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों किसकी बात कर रहा है? नगर पालिका। और तो इसका नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वां। अभी पढ़े हैं हम लोग 12वीं अनुसूची को। नेक्स्ट देखिएगा 23वां प्रश्न, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है। देखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत? 72वां, विकल्प बी 52वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 71वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 21वां संविधान संशोधन। मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को आपका भाषा का दर्जा दिया गया था 8वीं अनुसूची में। संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा। विकल्प ए 95वें संविधान संशोधन, विकल्प बी 100वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 92वें संविधान संशोधन, विकल्प डी 91वें संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? यह सन क्या था? 2003 में यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? पहला विकल्प ए पहला संशोधन, विकल्प बी 15वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 21वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 42वां संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुसूची में टाइप 5 प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है मिलान कीजिए। टाइप 5 में देखिए मिलान कीजिए, कितना कठिन सवाल है, मिलान कीजिए। ये यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछता है ऐसे, मिलान कीजिए, कूट कीजिए, सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग सरल से कठिन की तरफ चले हैं मेरे साथियों। तो देखिएगा प्रश्न, मिलान कीजिए अनुसूची। भाषा, भाषा किस अनुसूची में मेरे साथियों? 8वीं अनुसूची में है। किसी में है? अच्छा चौथी में है, ये चौथी में मिला दिए। पंचायत किस सूची में है? 11वीं अनुसूची में है, अर्थात 3 सही है। शपथ किस अनुसूची में है? तो मेरे साथियों शपथ जो है 3री अनुसूची में है। राज्यसभा के सीट का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपका पहली अनुसूची में। तो ए का क्या है? चौथा है। पंचायत का क्या है? तीसरा है। शपथ का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा हो जा रहा है। राज्यसभा के सीट का चौथा हो जाएगा हमारा सही जवाब पहला हो जाएगा। तो 4 3 2 1 यदि हमारे कूट में ऑप्शन में जो मिलेगा वह सही है। आइए देख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमारा पहले हमारा ए है ना, भाषा में भाषा हमारा 4 है ना, ऐसे लिख लीजिए 4 3 2 1। अब तो समझ में आ जाएगा। तो पहले का ए गलत हो जाएगा, पहले का ए गलत हो जाएगा, पहले का सी गलत हो जाएगा, पहले का डी हमारा सही है। बी का क्या है? 3 है, बी का 3, पहले का डी सही है, दूसरे का सी सही है, सी का क्या है? 2, मतलब थर्ड का बी सही है, फोर्थ का क्या है? 1 है, यह सही है। यानी हमारा कूट में ऑप्शन 4 क्या है? सही जवाब है। यानी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, इसलिए टाइप 6 में इसको 5 में रखे मेरे साथियों। थोड़ा सा कुछ प्रश्न बच गए थे, उसको टाइप 6 में रख कर आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न 27। दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी का वेतन का प्रावधान नहीं है? मेरे साथियों मैं जब दूसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि आपको बता दूंगा कि कैसे प्रश्न पूछेगा। ऐसी प्रश्न पूछेगा कि दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी का वेतन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान, लेकिन उसमें 9 पदाधिकारियों को भी पढ़े हैं। आइए देखते हैं क्या दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का प्रावधान का उल्लेख है? बिल्कुल है।
उपराष्ट्रपति का है? नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं है। ठीक है। राज्यपाल का है? है। लोकसभा का अध्यक्ष का है। यानी पूछा क्या है? नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। यानी विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर पे प्रश्न पे। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, मतलब किस पदाधिकारी का शपथ का प्रावधान नहीं है। विकल्प ए देखिएगा, संघ के मंत्री क्या पढ़े हैं? है, बिल्कुल है। संसद के सदस्य क्या है? बिल्कुल है, संसद के सदस्यों का भी प्रावधान है, शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत। कैग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य तीसरी अनुसूची के तहत भी शपथ लेते हैं। यूपीएससी यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो शपथ है उनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। कितना प्यारा सा सवाल है, इसमें नहीं है जो है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो तीसरी अनुसूची के साथ शपथ नहीं लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8वीं अनुसूची में यह देखिएगा, पहला भाषा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में पहला भाषा जोड़ा गया था। कितना सुंदर सा सवाल है। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी असमिया, विकल्प डी मलयालम। मेरे साथियों, मैंने बताया था कि पहली भाषा जोड़ा गया था असमिया को, पहला भाषा था यह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 30, पंचायत किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी? मेरे साथियों, पंचायत जो है यह राज्य सूची का विषय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको करवा दिया हूं। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, पंचायत दिवस मनाए जाते हैं। विकल्प ए 12 जनवरी, विकल्प बी 4 फरवरी, विकल्प सी 14 मार्च, विकल्प डी 24 अप्रैल। तो मेरे साथियों, मैं जब अनुसूची 11 पढ़ा रहा था तो बताया था कि पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मेरे साथियों, अनुसूची पढ़ भी लिए और अनुसूची से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख भी लिए। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करें, लिखना पड़ता है, मिटा मिटा कर लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना तकलीफ नहीं होता मुझे भी। ठीक है, पीपीटी लगाता, पढ़ा देता, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष करते रहिए, संघर्ष का फल जरूर मिलेगा। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।